नमस्कार। हमारा आज का प्रश्न है रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं। ठीक है, इसमें हम करेंगे कि रीति मुक्त किसको बोलते हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं वह कौन कौन सी हैं। इससे पहले हमने रीति सिद्ध रीतिबद्ध काव्य की जो विशेषताएं हैं वो कर ली हैं। आज हम करेंगे रीति मुक्त। तो हम शुरू करते हैं रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं। देखिए, रीति मुक्त काव्य धारा के नामकरण के संबंध में कुछ विद्वान एक मत न होते हुए भी रीति मुक्त काव्य को स्वच्छंद काव्य धारा के नाम से ही पुकारते हैं। ठीक है, रीति मुक्त काव्य धारा को क्या क्या नाम देते हैं? कुछ विद्वान इसे स्वच्छंद काव्य धारा भी कहते हैं, क्योंकि ये रीति की परंपरा से मुक्त थे, इसीलिए को रीति मुक्त कहते हैं। रीति मुक्त का अर्थ है कि ऐसी धारा जिसने रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों और रूढ़ियों आदि से स्वयं को मुक्त रखकर काव्य रचना की, इसीलिए रीति मुक्त नामकरण विवाद से रहित है। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में स्वच्छंदतावादी शब्द का सहज अर्थ रूढ़ि मुक्त लेते हैं। ठीक है, ये जो कवि हैं रीति मुक्त, जैसे आपने रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि पढ़े थे, ठीक है, उनकी विशेषताएं की थी। रीतिबद्ध में क्या था कि वो किसी काव्य अंग का लक्षण प्रदान पहले प्रस्तुत करते थे, फिर उसकी उदाहरण देते थे, फिर उसकी व्याख्या भी प्रस्तुत करते थे। लेकिन रीति सिद्ध में क्या था कि वो जो काव्य अंग के बारे में उनको पूरी की पूरी जानकारी थी, वो उसमें उनका लक्षण प्रस्तुत नहीं करते थे, उनकी परिभाषा वगैरह प्रस्तुत नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ उसके उदाहरण ही प्रस्तुत करते थे। इन उदाहरणों के आधार पर उन्होंने अपनी जो रीति सिद्ध रचनाएं वो रची थी। लेकिन जो रीति मुक्त कवि थे, ठीक है, वो ना तो लक्षण ग्रंथों की रचना करते थे, ना उसकी उदाहरण देते थे, और ना ही उनके जो काव्य अंगों की परिभाषा ही देते थे। ठीक है, ये इन चीज़ों से मुक्त थे। इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने काव्य रचना रची है वो जो उनके हृदय की भावनाएं हैं वो उन्होंने व्यक्त की हैं उसमें। ठीक है, उन्होंने कोई रीति के जो बंदी बंधाई प्रपाटी हैं उस पर काम कर नहीं किया है। इन्होंने अपने हृदय की जो भावनाएं हैं उनका चित्रण किया है। इसीलिए ये रीति की जो परंपरा थे उनसे मुक्त थे। ठीक है, इसलिए इनको रीति मुक्त बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, गणानंद आदि कवियों से संबंधित रीति मुक्त काव्य परंपरा को भी कुछ विद्वानों ने इसीलिए स्वच्छंद काव्य धारा के नाम से अभिहित किया है। स्वच्छंद प्रवृत्ति की छवि अंतर्मुखी होती है। ठीक है, जो स्वच्छंद होता है, इन चीज़ों से मुक्त होता है, उनकी जो छवि है वो क्या थी, अंतर्मुखी थी। अंतर्मुखी अर्थात वो हृदय की गहन भावनाओं से संबंधित थी। ये इंद्रिय अनुभूति और हृदय अनुभूति को ही मानता है। इसीलिए रीति मुक्त काव्य परंपरा में प्रेम और भावनाओं के भाव आवेग का उच्छल प्रवाह देखा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, रीति मुक्त काव्य परंपरा में प्रेम और जो भावनाएं हैं उनके भाव आवेग का उच्छल प्रवाह है। इसमें रीति मुक्त काव्य मूल्यतः आत्म प्रदान और व्यक्तिवर्क है। ठीक है, व्यक्तिवर्क अर्थात इसमें कवियों ने अपने हृदय की जो फीलिंग्स है उसको उभारा है, व्यक्तियों के बारे में चित्रण किया है जो उस समाज के थे। ठीक है, इसीलिए इसमें आधुनिकता, नवीनता और अमुक्त कर देने की शक्ति विद्यमान है। आत्म प्रधान होने के कारण इस काव्य की अभिव्यंजना व्यंजना प्रधान और हास्यात्मकता से परिपूर्ण होती है। ठीक है, जो इनकी अभिव्यंजना है वो कैसी है, व्यंजना प्रधान है और हास्योन्मुखता से परिपूर्ण है। इसीलिए इस काव्य में कल्पना के विपुल सौंदर्य को देखा जा सकता है। रीति मुक्त काव्य परंपरा में गणानंद, ठाकुर, आलम, बोधा, द्विजदेव आदि प्रमुख कवि परिगणित होते हैं। अतः रीति मुक्त काव्य के स्वरूप को स्थिर रखने के लिए इसकी प्रवृत्तियों और विशेषताओं को जानना आवश्यक है। ठीक है, अब हम इसकी प्रवृत्तियां देख लेते हैं। पहली आती है परंपरा मुक्त स्वच्छंद काव्य मार्ग। ठीक है, ये जो परंपरा चल रही थी रीति की उनसे ये मुक्त है, पूरा का पूरा रीति मुक्त। ठीक है, अब देखो, इस धारा के कवि अपनी काव्यगत विशेषताओं के प्रति विशेष रूप से सजग रहे हैं। उन्होंने अपने काव्य आदर्शों से पृथक रखा है। ठीक है, उन्होंने क्या है, अपने काव्य आदर्शों से इसको पृथक रखा और समझा है। गणानंद ने विशेष रूप से काव्य आदर्शों के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे अपने काव्य मार्ग को परंपरा मुक्त स्वच्छंद मानते थे। इनके काव्य जगत भाव वेग से पूर्ण
होने के कारण आंतरिक एवं अंतर्मुखी हैं। ठीक है, जो घनानंद है इनका जब आप कविताएं पढ़ेंगे, इनकी रचना पढ़ेंगे तो ये क्या है, ये काव्य क्या है, काव्य जगत के भाव आवेग से परिपूर्ण है। ठीक है, इसमें पूरी की पूरी भाव है, उसमें फीलिंग्स है, हृदय की जो भावनाएं हैं उसको चित्रित किया गया है, इसलिए जो आंतरिक और अंतर्मुखी है इनका काव्य। बिहारी, मतीराम, पद्माकर आदि के काव्य की तरह रसदर्शी बाहरी नहीं है। ठीक है, इनका जो काव्य की विशेषता है गणानंद की आती है वो क्या है, वो जैसे बिहारी, मतीराम आदि, पद्माकर इन्होंने क्या किया था, रीति के लक्षण देखकर, ठीक है, उनके आधार पर उनकी उदाहरण दी थी, फिर व्याख्या दी थी, इस प्रकार की जो प्रस्तुति की थी वो इनके काव्य में नहीं है, अर्थात ये रसदर्शी नहीं है। रसदर्शन की जो इनकी प्रवृत्ति है वो बाहरी नहीं है, आंतरिक है। इन कवियों का उद्देश्य हृदय की भावनाओं को मुक्त भाव से बाहर प्रकट कर देना है। ठीक है, हृदय की भावनाओं को क्या किया है इन्होंने, बाहर प्रकट किया है मुक्त भाव से। गणानंद और आलम के काव्य में भावनाओं का उद्रेक है, जो भिन्न भिन्न भंगिमाओं और आकर्षक काव्य बिंबों के माध्यम से रस दर्शन को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेम अनुभूति की आत्म अभिव्यक्ति। ठीक है, इस धारा के काव्यों में कवियों की प्रेम अनुभूति की आत्म अभिव्यक्ति शैली स्थान प्राप्त हुआ है। रीतिबद्ध कवियों के नायक नायिकाओं और प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम अभिव्यंजना रीति मुक्त काव्यों में उपलब्ध नहीं होती है। लौकिक प्रेम कथा को प्रकट करने के लिए रीति मुक्त कवियों ने आत्म अभिव्यक्ति के मार्ग को ही चुना। ठीक है, जो रीतिबद्ध कवि थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, किसका चित्रण किया था, नायक नायिकाओं का, प्रेमी प्रेमिकाओं का। ठीक है, लेकिन उस प्रकार का जो चित्रण है रीति मुक्त काव्यों में दिखाई नहीं देता है। उनमें जो दिखाई देता है वह कौन सा है, लौकिक प्रेम। ठीक है, लौकिक प्रेम कथा को इन्होंने प्रकट किया है आत्म अभिव्यक्ति के आधार पर। अगर रीतिबद्ध काव्य को वस्तु प्रधान माना जाए तो रीति मुक्त काव्य क्या है, व्यक्ति प्रधान है। ठीक है, इसमें क्या है कि उन्होंने अपने ही मन की भावनाओं का चित्रण किया है, इसलिए जो व्यक्ति प्रधान काव्य है। गणानंद प्यारे सुजान सुनो, इन एक ते दूसरे आंक नहीं, तुम कौन सी पाटी पड़े हो लल्ला, मन लेहो पे देह शटांक नहीं। नेक्स्ट आता है स्वच्छंद एवं सहज प्रेम का चित्रण। ठीक है, इन्होंने स्वच्छंद मुक्त अर्थात सहज प्रेम का चित्रण अपने काव्य में किया है। रीति मुक्त काव्य की प्रमुख विशेषता ये है कि ये कवि मनोवेगों के प्रवाह के कविता रचते थे। ठीक है, मनोवेगों के प्रवाह से ये कविता रचते थे। इसी कारण रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन हृदय के भीतर से विरले स्पंदन के समान है। इसी कारण से बोधा, आलम, घनानंद का प्रेम वर्णन स्वाभाविक, स्वच्छंद और जीवंत है। वे कहते हैं अति सुगूप स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु स्यानप बांक नहीं। नेक्स्ट आता है वीर्य वर्णन की प्रधानता। इनके काव्य में वीर्य वर्णन भी दिखाई देता है। ठीक है, जैसे हमने रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य की विशेषताओं में पढ़ा था कि उन्होंने उसमें संजोग पक्ष का ही चित्रण अधिक से अधिक किया है। ठीक है, श्रृंगार पक्ष के जो दो भाव थे, जो दो पक्ष थे उसके श्रृंगार के, संजोग और विजोग, उनमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ संजोग का किया है, वियोग का नहीं। लेकिन इनके काव्य में वियोग के दर्शन भी होंगे। ठीक है, रीति मुक्त काव्य में। प्रेम चित्रण में रीति मुक्त कवियों ने संजोग और विजोग दोनों पक्षों का सुंदर विवेचन किया है, परंतु विरह वर्णन की मार्मिकता जो रीति मुक्त कवियों में प्राप्त होती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। विरह के क्षणों में डूबी गृहिणी अपने अकेलेपन को कोसती हुई कहती है, तब है असहाय हाय कैसे दो सुहाई ऐसी, सब सुख संगले विशो दुख दे चले, सिंचे रस रंग अंग अगिन अनंग सौंपी, अंतर में विषम विषाद बेली वो चले, क्यों शोजे निगोड़े प्राण जान गन आनंद के, गहन न लागे जब वह कर दीजे चले, अति ही अधीर बई पीर बीर बेरी लई। ठीक है, इसमें क्या है, वियोग का वर्णन है, विरह का वर्णन है। हेली मन बावन अकेली मोहे कै चले। नेक्स्ट आता है स्वानुभूति का वर्णन। स्वानुभूति क्या है, जो अपनी अनुभूति है उनका चित्रण इसमें किया गया है। रीति मुक्त कवियों ने अपनी आत्मगत अनुभूति को ही अपने काव्य का विषय बनाया है। ठीक है, अपनी अनुभूति को जो उनकी पर्सनल थी। इनके अपने जीवन में प्रेम की ऐसी अनुभूतियाँ थी जिन्होंने कविता का रूप धारण कर जन जन का मन मोह लिया। कवि कहता है, लोग है लागी कविता बनावत, मोहे तो मेरे कविता बनावत। हिंदी काव्य में कदाचित रीति मुक्त कवि पहले कवि हैं जिन्होंने अपने लौकिक प्रेम की व्यक्तिगत अनुभूतियों को निष्कंकोच रूप में व्यक्त किया है।
इन्होंने अपनी प्रेम कहानी सुनाने के लिए किसी राधा कृष्ण या श्री फहराद की कल्पना नहीं की, बल्कि अपनी ही प्रेमिका सुजान या सुभान का नाम ही लिया है। ठीक है, जैसे कि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों ने क्या किया था, जो राजा के आश्रम में रहते थे उस राजा की विलासिता को भड़काने के लिए इन्होंने राधा और कृष्ण को भी जो लौकिक व्यक्ति बनाकर पेश किया था और उनके आधार पर उनका जो प्रेमी प्रेमिका का जो रूप चित्रण किया था। लेकिन इन कवियों ने, जो रीति मुक्त कवि हैं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपनी ही प्रेमिकाओं का नाम लेकर जो काव्य रचना की है। नेक्स्ट आती है भाव प्रधानता। रीति मुक्त कवियों ने बुद्धि के स्थान पर आकुल भावना का सहारा लिया है। डॉक्टर मनोहर गौड़ के अनुसार इन कवियों का लक्ष्य हृदय के भाव आवेगों को मुक्त भाव से उड़ेल देना है। ठीक है, जो इनके हृदय में भाव है, जो फीलिंग्स हैं, वो क्या है, इनको मुक्त भाव से उड़ेल देना चाहते हैं। किसके माध्यम से? अपनी रचनाओं के माध्यम से। आत्मविभोर होकर काव्य रचना करने वाले ये लोग बौद्धिकता के काव्य का गुण नहीं मानते। इन्होंने प्रतीक्षा के गुण को व्यक्त करने के लिए किसी प्रतीक का सहारा नहीं लिया है। देखिए, तेरी बाट हेरत हिराने और पिराने पथ, थक जे विकल नैना ताहे नप नपरे, हिये में उदेंग आगे आगे रही राती दोंस, तोहे को अराहने साधो तप तप रे। ठीक है, ये क्या है, इसमें पूरे के पूरे भाव प्रधानता, उनके हृदय की जो भावनाएं हैं वो भरी पड़ी हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है भक्ति का स्वरूप। रीति मुक्त कवियों ने यत्र तत्र कामिनी प्रियतमा से सांस लेने के लिए राधिका सिमरन का बहाना किया। इसलिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखते हैं, यदि भक्त कहे बिना संतोष न मिले तो इन्हें उन्मुक्त भक्त कवि कहा जा सकता है। रीति मुक्त कवियों की भक्ति भावना सांप्रदायिकता एवं संकीर्णता से ऊपर उठी हुई है। इन्होंने अनेक देवी देवताओं के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। नेक्स्ट आता है नारी सौंदर्य। इन कवियों ने नारी के व्यक्तित्व और सौंदर्य का चित्रण प्रेयसी के रूप में किया है। नक्षिक वर्णन में नवीनता भी इन कवियों में देखी जा सकती है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के शब्दों में, वस्तुतः इन्होंने नारी के प्रति अपना सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण, परिष्कृत रुचि एवं व्यापक सौंदर्य चेतना का प्रमाण प्रस्तुत किया है। इसलिए इनकी शैली सुरुचिपूर्ण है। छवि को सदन, गोरे बदन, रुचिर काल, रस निचुरत मृद मीठी मुस्कानी में। ठीक है, देन आता है प्रकृति चित्रण। रीतिकाल के समुच्चय हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण का एक अभाव विद्यमान है। रीति प्रिय होने के कारण इस युग के कवि ने प्रकृति की उपेक्षा कर दी है। ठीक है, अर्थात कि उसको पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दिया है। इन्होंने प्रकृति को मात्र उद्दीपन के रूप में ही चित्रित किया है। परंतु रीति मुक्त कवियों में मुख्य रूप से गणानंद, बोधा और द्विजदेव ने प्रकृति का उन्मुक्त रूप से चित्रण किया है। बोधा के काव्य में प्रकृति का शास्त्र अनुसारी और स्वच्छंद रूप दोनों ही मिलते हैं। ठीक है, ये जो रीति मुक्त कवि हैं, इन्होंने स्वच्छंद रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। इससे पहले जो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि थे, उन्होंने प्रकृति का उद्दीपन रूप में ही चित्रण किया था। नेक्स्ट आता है फारसी काव्य प्रवृत्तियों का प्रभाव। ठीक है, जो फारसी काव्य की प्रवृत्तियां थी, उनका प्रभाव इन पर कितना बड़ा है वो देखो। रीति मुक्त कवियों के वर्ण, विषय और शैली दोनों पर फारसी काव्य की प्रवृत्तियों का प्रभाव देखा जा सकता है। विषम प्रेम का आश्रय, आत्मकथन की शैली में भावनात्मक काव्य प्रणय, भाषा में अलंकारों का सीमित प्रयोग, सहानुभूति की प्रसन्नता, भावों में चमत्कार के स्थान पर मार्मिकता, विषाद, मुहावरे आदि में फारसी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। परंतु इन कवियों ने फारसी का अंधानुकरण नहीं किया, बल्कि उसे पचाकर भारतीय परिवेश में अभिव्यक्त किया है। ठीक है, जो इन्होंने फारसी काव्य की प्रवृत्तियों को अपनाया है, उन्होंने उनका पूरा का पूरा अनुकरण अर्थात पूरी की पूरी हूबहू नकल नहीं की है। उन्होंने उसको भारतीय शैली में मिक्स करके, ठीक है, उनको मिश्रित करके प्रस्तुत कर दिया है। नेक्स्ट आती है काव्य पद्धति का काव्य रूप। हिंदी के दरबारी कवियों को फारसी काव्य से स्पर्धा होने के कारण उर्दू कविता का माशूक को खंडिता नायिका के रूप में प्रस्तुत करना पड़ा। इसलिए मुक्तक शैली काव्य पद्धति का प्रयोग भिन्न भाव भंगिमाओं को दिखाने के लिए हुआ। ठीक है, किस शैली का प्रयोग हुआ? मुक्तक काव्य शैली का। तो निष्कर्ष रूप में सारांशतः रीति मुक्त कविता हृदय से उद्भूता सच्ची भावपूर्ण कविता है, जिसमें संगीत, सहजता आदि अलंकारिक चेतना की रसोदेह की स्थिति है।
शैली की प्रौढ़ता और कवित्व सौंदर्य आदि छंदों के प्रयोग ने इसे सौंदर्य प्रदान किया है। ये था आपका प्रश्न रीतिमुक्त काव्य धारा की विशेषताएं। ये यहीं समाप्त होता है।